अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक के वीडियोस को एडिट करके वायरल किया जा रहा है। अब हम आपको नरेंद्र मोदी का वो वीडियो दिखाते हैं जिसे कांग्रेस के नेता और समर्थक वायरल कर रहे हैं। इसके साथ ही मोदी का वो असली वीडियो भी आपको दिखाऊंगी जिससे पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है। लेकिन साथियों, यहां कांग्रेस ने फार्मर्स के साथ जो विश्वासघात किया है वो तो बहुत बड़ा पाप है। यहां जब बीजेपी की सरकार थी तो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये 10,000 रुपये जमा होते थे। कांग्रेस की सरकार ने आते ही 4,000 रुपया देना बंद कर दिया। अब वोट मिल गया, अब किसान जाने, किसान का काम जाने, उनको परवाह नहीं है। अब मोदी जो 6,000 रुपया भेजता है वही किसान को जाता है। यहां के पैसे उन्होंने काट लिए और पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है जो दिल्ली से भेजा जाता है वो चालू रहेगा। आपने देखा कि कैसे ओरिजिनल कंटेंट से छेड़छाड़ करके जनता के बीच झूठ का नैरेटिव सेट किया जाता है। नरेंद्र अपनी रैलीज में बार बार लोगों को आगाह कर रहे हैं कि फर्जी वीडियो से आप होशियार रहें क्योंकि विरोधी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे आजमा रहे हैं। कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। और कांग्रेस वाले लिख लो, आप लाख कोशिश करो, मुझे बताइए भाई, हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। जिनका चुनाव में लड़ने के लिए जगह नहीं है वो देश पे कब्जा जमाने के सपने देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये झूठ की दुकान वाले ये जो फेक वीडियो निकाल करके तालियां बजा रहे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। अमित शाह की फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है जिन्होंने गृह मंत्री का फेक वीडियो बनाया है या फिर उन्हें शेयर किया है या फॉरवर्ड किया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 153, 153A, 465, 469 और 171G के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66C के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये वो धाराएं हैं जिसके तहत चुनाव को प्रभावित करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना और किसी की छवि को धूमिल करने जैसे मामले शामिल हैं। मतलब ये हुआ कि चुनाव में अब झूठे नैरेटिव का सहारा लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात को दोहरा रहे हैं। अमित शाह की फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें कई सेक्शंस गैर जमानती हैं। एफआईआर में कई ऐसे सेक्शन हैं जिसमें 3 और 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
मामले की तहकीकात के लिए दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 160 और 91 के तहत लोगों को नोटिस देकर अपने मोबाइल और लैपटॉप के साथ ही पूछताछ के लिए तलब किया। दिल्ली पुलिस ने सीआरपीसी की जिस धारा के तहत नोटिस भेजा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वही लीगल प्रोसेस होगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ईडी के सुमन में हुआ था। अगर आप नहीं आते या आपकी तरफ से आए हुए लीगल रिप्रेजेंटेटिव से दिल्ली पुलिस संतुष्ट नहीं होती तो आपको नया नोटिस दिया जाएगा। अगर आप 3 से 4 नोटिस के बाद भी प्रेजेंट नहीं होते हैं तो पुलिस कोर्ट जाकर कोर्ट से आदेश करवाएगी और जरूरत पड़ने पर गैर जमानती वारंट भी जारी कराया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया एक्स से भी जवाब मांगा है। अमित शाह का वीडियो सबसे पहले किसने पोस्ट किया? पुलिस हर लिंक को कनेक्ट करते हुए इस जांच में जुटी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने भी इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। डीप फेक्स के जो प्रावधान के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्रिमिनल लॉ में काफी सख्त है। इट इज अंडर 469 फोर्जरी भी है, आईटी एक्ट के तहत ये इलीगल भी है। और हमने जो देखा है आज जो सुबह हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, दिखाया भी है कि कैसे उनके एक वीडियो को तेलंगाना कांग्रेस ने मैनिपुलेट करके उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। और क्रिमिनल एक्ट को पॉलिटिक्स में लाना और उनको उस पर डिपेंड करना, ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी है और ये कांग्रेस का एक तरह से डेस्परेशन है। ये एक हाथ वो दिखाता भी है और दूसरे साइड में इट लीव्स देम ओपन टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। फेक वीडियो सर्कुलेट करने वालों पर पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। इस मामले में गुजरात पुलिस ने अमित शाह का एक फेक वीडियो शेयर करने के आरोप में गुजरात के वडगाम से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी के पीए सतीश वसानी और एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस की इस एक्शन पर जिग्नेश मेवानी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सिलेक्टिवली किसी को चुनाव के वक्त वो कैंपेन न कर पाए, इस प्रकार से टारगेट करना, और वो भी जहां पर नॉर्थ गुजरात की पाटन और लोकसभा की सीट जहां कांग्रेस डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है, वहां दलित समाज का वो काम न कर पाए, दलित समाज के बीच में मोबिलाइजेशन न कर पाए, उस इंटेंशन के साथ उसकी गिरफ्तारी करना, उसके पीछे की मंशा बहुत साफ है। भाजपा आरएसएस के लोग पूरा आईटी का सेल चलाते हैं। उनके लोग वहां से निकलकर भाजपा आरएसएस छोड़कर किताबें लिखी है कि किस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी का आईटी सेल लगातार फर्जी खबरें फैलाता रहा और आज भी फैलाता है। उसका यदि कॉग्निजेंस लिया जाए तो कम से कम 10,000 आरएसएस और भाजपा के लोगों की गिरफ्तारी होगी। चूंकि 1 तारीख को नॉर्थ गुजरात के डिसा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है और आपने दलित समाज के एक लोकप्रिय युवा साथी की गिरफ्तारी की है, तो डिसा, बनासकांठा और पाटन के दलितों में इसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। बहुत से लोग मोदी जी के स्वागत के लिए जा सकते हैं। यहाँ की पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को मैं अवगत भी कर रहा हूँ, जितना दलितों को दबाने की कोशिश करोगे स्प्रिंग की तरह। देश के गृह मंत्री के बयान से एआई की मदद से छेड़छाड़ की गई। मौका चुनाव का है, वोटर्स के बीच फॉल्स नैरेटिव जा रहा था, तो इस मामले में बीजेपी की ओर से दिल्ली पुलिस के सामने केस दर्ज किया गया, तो जांच भी शुरू हुई और देश के गृह मंत्री ने भी देश की जनता को क्लियर कट मैसेज दे दिया, ओबीसी आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट की है। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को
रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है, और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा, हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे।